वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग। ध्वनि क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक यांत्रिक तरंग है ना, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण मतलब होता है चलना, मतलब जिस माध्यम में ध्वनि चलती है ना, जिस माध्यम में ध्वनि चलती है या ध्वनि का संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में कंपन मतलब होता है हिलना। जिस माध्यम में ध्वनि चलती है मतलब जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है, उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में कंपन करते हैं, मतलब हिलने, मतलब कँपने लगते हैं। ठीक है, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की जब माध्यम के कणों का कंपन है ना, जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के कैसे होता है? लंबवत होता है, तो उसे कौन सी तरंग कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ये इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। या यूँ कहेंगे हम कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन मतलब क्या होता है? हिलना या कँपना, है ना। जो किसी ठोस, द्रव, गैस या जो ध्वनि होती है ना बेटा, वो एक प्रकार का कंपन होती है ना, जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित मतलब संचार किया हुआ या फैला हुआ, है ना, संचारित होती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं, है ना। उन कंपनों को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। मतलब हमारे कानों से सुनाई पड़ती है ना, जैसे हम गाने सुनते हैं तो हमारे कानों को सुनाई पड़ता है ना, उसे कहते हैं ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि क्या है बेटा? एक यांत्रिक तरंग है ध्वनि। क्लियर? देखिए, आपने विद्यालय में आपको कैसा ज्ञात होता कि कालांश मतलब पीरियड समाप्त हो गया? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि आपकी ओर आ रहा है। ये क्या होती है बेटा? अपने कानों से सुनी जाने वाली, है ना, एक आहट भी अपन अपने कान से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। है ना। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? बेटा, सबसे मतलब उसको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि आहट भी एक ध्वनि ही होती है। वो आहट समझकर, आहट को सुनकर पहचान जाता है कि कोई यहाँ पे हमारे समीप मतलब हमारे पास में खड़ा है कोई, है ना। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ क्या होती हैं? सुनाई पड़ती हैं। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनि की एक सूची बनाइए। आराम से बना सकते हैं आप। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते होंगे। अगर आप स्कूल में आपका जो संगीत कक्ष रहता है, वहाँ पे आपने हमेशा सुना होगा बांसुरी बजती हुई, तबला, हारमोनियम, है ना। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे, मतलब सोच विचार करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है वाद्य यंत्र बेटा, ये हारमोनियम, आप लोग को हारमोनियम दिख रहा है, ये सितार दिख रहा है, बांसुरी
तबला, ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए। क्लियर? ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। और जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपने स्कूल की घंटी को देखा, जब वो बज रही थी, नहीं बज रही थी, जब आपने छू के देखा तो उसमें आपको कोई आप अनुभव नहीं कर सके, आप उसमें, है ना। और जब वो बज गई और फिर आपने उसको पुनः छू कर देखा तो क्या हो गया? वो कंपित करने लगी, कंपन करने लगी, मतलब कँपने लगी, हिलने लगी, है ना। धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अभी भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? है ना। मतलब एक बार आपको छड़ मार के देखना है और फिर उसके बाद छू कर देखना है तो वो कंपन करेगी, और एक बार उसको रुकने देना है और आपको उस पर कोई छड़ नहीं मारना है, फिर छू कर देखना है तो वो कंपन नहीं करेगी। ठीक है। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? देखिए, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन। कंपन मतलब कँपना, है ना, कँपना या हिलना। ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। देखिए, जब कोई चीज़ को, जैसे मान लो तार है ना, 3 तार ऐसे बंधे हुए हैं आपस में, आपने खींचा तो कंपन करेंगे, मतलब हिलेंगे, है ना, और फिर ध्वनि आएगी उसमें, है ना, उसकी हिलने की ध्वनि आएगी। लेकिन जैसे ही वो कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ध्वनि आवाज़ भी आना बंद हो जाएगी, है ना। ध्वनि मतलब आवाज़ भी होता है ना। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए, क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली को कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए, क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? आप थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? ये देखिए, कंपित थाली जल में तरंग उत्पन्न करती है।
क्या करती है, जल में तरंग उत्पन्न करती है ना। कंपित थाली जल में तरंग उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उसमें एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान भाग का पहचान कीजिए। इन्होंने ये बना एक तारा, देखिए दिख रहा है ना, इन्होंने बनाया के दिखाया है इस टाइप से। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। यह आप लोग करना, ओके। अब देखिए, संभवतः आपने मंजीरा, छटम तथा नोट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये मंजीरा देखा होगा आप लोगों ने, मंदिरों में जब आरती होती है या किसी के यहाँ हल्दी वगैरह होती है या कोई पूजा होती है, तब इस चीज़ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, मंजीरे में ढोलक, जैसा जैसा ढोलक और गाने का स्वर निकलता है वैसे वैसे मंजीरा भी बजता है। ठीक है, इसको बोलते हैं छटम। क्या बोलते हैं? छटम। ये हैं कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, ये मंजीरा और छटम। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। देखिए, ये देखिए, इन्होंने क्या किया है, कांच की ग्लास लिया है ना, उसमें पानी भर दिया है ना, तो और उसमें वो ऐसे ऐसे करके बजा रहे हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। इतना प्यारा, मतलब इतनी प्यारी ध्वनि आती है उससे सुनने में, है ना। अभी आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की क्या करते हैं, आवाज़ सुनते हैं, है ना। देखिए, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? जब हम बोलते हैं तो कोई भाग कंपित होता है क्या? मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? देखिए, मानवों में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि
उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ये देखिए, मानव में वाक यंत्र। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कैसे होते हैं? कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूंकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच चित्र 13.9 बी की भांति पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए। पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। आपने देखे होंगे, पुरुषों की आवाज़ कितनी मोटी होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है और बच्चों की आवाज़ कितनी ऐसी होती है ना, मतलब मासूम या टाइप की आवाज़ होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। आपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने को कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथ से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। ये देखिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने से कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब
किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। मतलब बर्तन कैसा है? शांत है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। देखिए, क्या ध्वनि द्रवों में संचारित होती है? आइए ज्ञात करें। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल से हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर, ये दिख रहा है आप लोगों को, सावधानी पूर्वक रखिए। सतर्क रहें। जल आपके कान में प्रवेश ना करें। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। देखिए, धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। आपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछे कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए हैं। ये देखिए, ये 2 मित्र खड़े हुए हैं, ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती हुई। दिख रहा है? आपने अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। ये देखिए, हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। आपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? अब तक हमने सीखा कि कंपायमान ध्वनि वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? अब देखिए, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा कहते हैं। एयर ड्रम, है ना? यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि एयर ड्रम क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपटा मतलब एयर ड्रम बनाएं। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्य या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्य के दानों का क्या होता है। अन्य के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। ये देखिए।
कर्णपटह के कार्य को समझना। ये देखिए एयर ड्रम, दिख रहा है बेटा। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण इनर ईयर तक भेज देता है। इनर ईयर है ना, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ये देखिए कान का डायग्राम है ये, आंतरकर्ण कर्णपटह, मानव कान का वो है, ये चित्र है मानव कान। अच्छे से देखिए। दिख रहा है ना सबको, मानव कर्ण का डायग्राम। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। डेफिनेशन हो गई, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। कौन सी गति भी कहते हैं? दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार और, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति भी कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनि भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या क्या? आयाम तथा आवृत्ति। क्या हम ध्वनियों में अनेक आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? देखिए, एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से ग्लास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब ग्लास पर चम्मच से जोर से क्या कीजिए? आघात कीजिए। ये देखिए, थर्माकोल की गेंद कंपायमान ग्लास को स्पर्श करते हुए। डायग्राम देखिए। तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या ग्लास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब ग्लास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। ग्लास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन ग्लास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर क्या होती है? निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो
इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब आयाम ज़्यादा होता है तो ध्वनि कैसी होती है? प्रबल होती है, मतलब अधिक होती है, प्रबल, है ना। और जब आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है। समझ में आया? अब ग्लास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक हैं? देखिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 दिन के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। ये देखिए, समान श्वास 10 dB, मंद फुसफुसाहट 30 dB, समान बातचीत वार्तालाप 60 dB, व्यस्त यातायात 70 dB, औसत फैक्ट्री 80 dB। 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है ना। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है कि जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि कैसी होती है? मंद होती है। देखिए, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है? प्रबल होती है। और जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि कैसी होती है? मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें ये किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ, मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है? देखिए, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। देखिए, अगर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो यदि कंपन की आवृत्ति जो है वो अधिक है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ध्वनि कैसी है? तीखी है। और अगर आवृत्ति कम है तो हम क्या बोलेंगे कि ध्वनि का तारत्व जो है वो है कैसा है? कम है। ये देखिए, आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है ना। उदाहरण के लिए, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवाज़ अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है ना। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षाकृत अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। महिला की आवाज़। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है।
क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुनी नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनि को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने परश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सक के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20,000 हर्ट्ज 20K हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनि अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनि का आनंद लेते हैं, वाद्य यंत्र जैसे वीणा, बांसुरी, तबला, तो वो क्या हो जाती है? सुस्वर ध्वनि। वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? सुस्वर ध्वनि। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैस तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न या ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। कूलर, वातानुकूल सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार
प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। जो एकदम ही ध्वनि वाले स्थानों में रहते हैं ना, जहाँ ट्रेन का हॉर्न, बस का हॉर्न, सारे शोर शराबे वाली आती है ना, तो उन लोगों की क्या होती है, सुनने की क्षमता कैसी हो जाती, कम हो जाती, कम ऊंचा सुनने लगते हैं लोग, मशीनों द्वारा सुनने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। अब देखिए, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़क तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवाज़ तक ना पहुँचे। देखिए, पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो ध्वनि है वो हमारे घर तक पहुँचेगी, लेकिन कम, मतलब धीमी धीमी गति से पहुँचेगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए, सड़क तथा भवनों के आसपास क्या लगाने चाहिए, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्वनि कम पहुँचेगी, है ना, आवाज़ तक नहीं पहुँचेगी, कम पहुँचेगी, अगर पहुँची भी तो बहुत कम पहुँचेगी। देखिए, श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणामस्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, क्या आप जानते हैं, भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक का एक भव्य किला है। यह बहुत से इंजीनियरिंग तथा वास्तु अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास के द्वार के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियों से उत्पन्न ध्वनि अनुरणित, मतलब गूंजती होती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था, तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। ये देखिए, गोलकुंडा किला। दिख रहा है।
हाँ बेटा दिख रहा है ना, गोलकुंडा किला कहते हैं। ये कहाँ पे है? भारत में हैदराबाद के निकट, है ना, भारत में हैदराबाद के निकट है ये। देखिए, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो कंपन करती हुई क्या होती है? वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम ठोस द्रव गैस, है ना, ध्वनि किसी माध्यम ठोस द्रव गैस में संचरित होती है या निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है ना। कटपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। बेटा इसमें कई टाइप डेफिनेशन मिलती हैं, याद रखना आप लोग। कभी पूछ लिया कि आवृत्ति किसे कहते हैं, दोलन की आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को कैसे व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज से, Hz। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। फिर है कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। बिल्कुल, ध्वनि जो कंपन का आयाम जो होता है ना, जो चीज़ कंपन करती है उसका आयाम जितना ज़्यादा होगा उसकी ध्वनि उतनी ही क्या होगी? प्रबल होगी, उतनी ही अधिक प्रबल होगी, है ना, प्रबल होगी। मतलब कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। कंपन की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होने पर उसका तारत्व कैसा होगा? अधिक होगा, और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होगी, है ना। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि शोर, जो ध्वनि हमें पसंद नहीं होती, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, जैसे टीचर क्लास में गया और बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो वो ध्वनि टीचर को पसंद नहीं आएगी, तो वो क्या कहलाएगी? शोर। ऐसे ट्रैफिक में रहता है ना, बहुत सी गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो वो ध्वनि हमारे कानों को अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती। क्या कहलाएगी? शोर कहलाएगी। ऐसे ही ट्रेन के हॉर्न हो गया ना, जैसे कभी मार्केट जाओ तो कितना मतलब हल्ला गुल्ला, कितनी आवाज़ें आती हैं जो हमारे कानों को पसंद नहीं होती, क्या कहलाएंगे? शोर। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य सड़कों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए बेटा, जो प्रदूषण होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण तो आप सभी ने आप सबने पढ़ा होगा वायु प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण के बारे में भी, मृदा मिट्टी के द्वारा, मिट्टी के अंदर जो प्रदूषण होता है, कारखानों की वजह से जो गंदा पानी मिट्टियों में रिसता है ना, उसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। और अब ये आ गया क्या? ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि ऐसा नहीं है, ध्वनि भी बहुत जो अपने कानों को अच्छी लगना चाहिए, है ना। ध्वनि भी ऐसी होती है जो अपने कानों को पसंद आए। जैसे अपन टीवी देखते हैं तो उसमें जो सॉन्ग चलते हैं वो अपने कानों को अच्छे लगते हैं, तभी तो अपन उसको बार बार सुनते हैं। ऐसे ही हारमोनियम होता है, हारमोनियम बजाने में उसमें कितनी प्यारी ध्वनि, कितना स्वर संगीत निकलता है, इतना अच्छा निकलता है ना। तो उसको अपन को क्या होता है? सुनने का मन करता है कि हाँ अपन सुन सकते हैं इसको।
बाँसुरी, बाँसुरी भी जिसको बजानी आती है कितने सुंदर तरीके से, कि उसके जो मधुर स्वर होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। तो ऐसा कई ध्वनि भी कानों को अच्छी लगती हैं और कई ध्वनि अप्रिय लगती हैं, बेकार लगती हैं कई ध्वनि, है ना, जिसे शोर कहते हैं। तो ध्वनि में भी जैसे आयाम हो गया, कटपटा, आवृत्ति, हर्टज, कंठ, प्रबलता, शोर, बोलन, तार, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक यंत्र, श्वास नली, है ना। आवर्तकाल, कंपन, कंपन वही कंपन करना, हिलना किसी चीज़ का, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए एक सेकंड, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो बेटा आपको ध्वनि समझ में आई? ध्वनि मतलब आवाज़, ध्वनि मतलब आवाज़ जो हमें अच्छी लगती है, जिसे हम सुनते हैं वो हमें अच्छी लगती है ना। और जो हमें अप्रिय लगती है वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। तो बेटा आज का चैप्टर अपना होता है यहाँ पे क्लोज। ठीक है, बाय गाइस।